अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में जब कांग्रेस की हुकूमत आई और फिर उससे पहले कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों से, मुसलमानों से जो वादे किए उस पर बड़े खुश थे। एक मुश्त वोट डाला गया, अंदरूनी सतह पर काम किया गया, नौजवानों को लगाया गया, हत्ता कि वो जमात जो जमात सियासत से दूर रहती है उस तबलीगी जमात के मस्जिदवार हलकों को इस्तेमाल किया गया ताकि मुसलमानों का वोट ना बटे और कांग्रेस रियासत कर्नाटक में हुकूमत बनाए। नतीजा सामने आया। जो मेहनती थी वो रंग लाई, जो जद्दोजहद थे वो सर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन अफसोस का मामला ये है कि कांग्रेस ने हमेशा की तरह मुसलमानों को धोखा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा तबसरा नहीं है, ये इस वक्त कर्नाटक के अक्सरियती मुसलमानों का यही तबसरा है। गुज़िश्ता बीजेपी हुकूमत में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर लगाई गई पाबंदी पर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत मुहतात रवैया अपनाए हुए है। एक तरफ वो हिंदुत्व को भी खुश करना चाहती है, हिंदुओं को भी खुश करना चाहती है, मुसलमानों का भी इस्तेमाल करना चाहती है। मेरे इन अल्फाजों पर गौर कीजिएगा। वो हिंदुत्व को भी खुश करना चाहती है, हिंदू वोट भी बटोरना चाहती है, मुसलमानों का इस्तेमाल भी करना चाहती है। मैं 2023 में इख्तिदार में आने से कबल हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ कांग्रेस के लीडरान खुलकर बयान दे रहे थे। मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी को बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत करार दिया करते थे। लेकिन अब रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनकर 30 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन बीजेपी दौर में हिजाब पर आयद पाबंदी को बर्खास्त करने में कांग्रेस हुकूमत अभी तक नाकाम रही है और इस मामले में अभी तक किसी भी फैसले पर नहीं पहुंची है। और अफसोस का मकाम क्या है पता है? मधु बंगारप्पा जो इस वक्त वजीर तालीम हैं और रियासत के बोर्ड के इम्तिहानात होने वाले हैं, अब जो आकर के कह रहे हैं कि हिजाब का मसला बड़ा मुतनाज़ है। उन्होंने वाज़े किया कि कांग्रेस हुकूमत ने अभी तक इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया। यानी कि आप इलेक्शन से पहले जो मुसलमानों से वादे करते हैं वो झूठे हैं और आपके साथ जो मुस्लिम लीडरान मिलकर के आपकी चापलूसी करते हैं, आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो भी अपने मुस्लिम कौम को धोखा दे रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया में जब से मधु बंगारप्पा का ये बयान सामने आया है। कर्नाटक में हिजाब पाबंदी पर बहस एक बार फिर इस वक्त शुरू हुई जब वजीर दाखिला जी परमेश्वरा ने मंगल को कहा कि आने वाले एसएसएलसी इम्तिहानात के दौरान तलबा को हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए या नहीं, इस पर मुकम्मल गौर ख़ौस के बाद फैसला किया जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नीतीश राणे को आपने सुना होगा, लेटर लिखकर के मुस्लिम तालिबात को एग्ज़ाम में हिजाब वाली बुर्का पहनने से रोका जाए, ये उन्होंने दरख्वास्त की थी। उसके बाद मामला बढ़ा। अभी कर्नाटक का मसला है। कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, कांग्रेस की हुकूमत है और इस हिजाब के मामले को लेकर के इलेक्शन से पहले जब बीजेपी की हुकूमत है, यही लीडरान मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए इस कदर चापलूसी कर रहे थे, इस कदर मुंह भर्राई कर रहे थे कि ऐसा लगता था कि मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम तालिबात और हिजाब के सबसे बड़े पारसा यही हैं। और आज क्या सूरत हाल है? वजीर ने मीडिया को बताया कि एसएसएलसी इम्तिहानात से पहले हमारे पास अभी 1 महीना बाकी है और हम कोई फैसला करने से पहले इस मसले पर तफसीली बातचीत करेंगे। इस दौरान मुस्लिम तालिबात के अलावा टीचर्स, हेडमास्टर्स भी तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं।
बेंगलुरु के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि इम्तिहान करीब है, हमें इम्तिहान के दिन उलझनों से बचने के लिए वाज़ेह रहनुमा खुतूत दरकार हैं। ऐन अगर इम्तिहानात के मौके पर कोई ऐसा फैसला सुना दिया जाता है हुकूमत की जानिब से तो हज़ारों मुस्लिम तालिबात जो है परेशान हो जाएंगी। इन मुस्लिम तालिबात को ये तालीम से रोकने की जिम्मेदार कांग्रेस हुकूमत होगी। ये कहा जा रहा है, ये मेरे तबसरे नहीं है, ये वो तबसरे हैं जो इस वक्त कर्नाटक के गलियारों में फैले जा रहे हैं, जिस पर गुफ्तशुनिद हो रही है, बहस व मुबासा हो रहा है। लेकिन हमारे कांग्रेस के लीडरान को, जिन्होंने हमारे वोट लिए, और वो मुस्लिम लीडरान जो मुंह भर्राई का काम करते हैं कांग्रेस की, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह के वादे जो है यहां के जो मुस्लिम नौजवानों को, बेकसूर नौजवानों को जो गिरफ्तार करवा लिया गया है, उनको लेकर के भी हुए थे। जिस एमएलए के दौर में यह हुआ, जिस एमएलए का घर जलाया गया, जिसकी वजह से जिन मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुए, मुकदमे दर्ज हुए, जो जेलों के सलाखों के पीछे सड़े हुए हैं, उसके बदल में एक और लीडर को लाया गया। मुसलमानों ने जब समझा कि जो कांग्रेस की जानिब से फिर उसी लीडर को और उसी जो है कांग्रेस के लीडर को ये टिकट देने की कोशिशें हो रही हैं, तो कितने उलमा इकराम सामने आए, कितने नौजवान सामने आए, कितनी तंजीमें सामने आई, मुखालिफतें होने लगी, इंटरव्यूज देने लगे, बोलने लगे कि अगर फलां लीडर को कांग्रेस देती है तो हम कभी उसको वोट नहीं डालेंगे। तो उसके बदले में दूसरे जो है आदेश जो इस वक्त सिटिंग एमएलए उसको लाया गया, उसको जिताया गया। लेकिन क्या कभी उसके तय कोई बात कर रहा है कि कितने बच्चे अभी भी जेलों के सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, उनके घर वालों का क्या हाल है? उनके बच्चे जो सिर्फ एक तन्हा आदमी था, उनके घर में कौन खाना परोस रहा है? उनके घर में भूख की क्या शिद्दत है? अभी तक कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। जब पूछा जाता है तो कहता है कि एक वकील कहता है कि अभी जो है मामला चल रहा है अदालत में, हम कुछ नहीं कर सकते। जब हुकूमत और सरकार की जानिब से किसी भी मामले में कोई मामला दर्ज होता है तो सरकार का हक बनता है कि वो कोर्ट तक जाए और इस केस को वापस ले ले। सिंपल सा मामला है, इसको इतना उलझाने की क्या जरूरत है? मतलब ये है कि अगर आप केस वापस लेंगे तो बीजेपी आपको तनकीद के जद में लाएंगे, हिंदू वोटर्स आपसे जो है बट जाएंगे, इस वजह से आप मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करेंगे। क्या यही कहना चाह रहे हैं? ये तबसरे इस वक्त गलियारों में हैं। मैं उन उलमाए किराम से, उन मौलवियों से जो इस वक्त डीजे हल्ली केजे हल्ली के नाम पर वक्तन फवक्तन मीटिंगें मुनाकिद करते हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अंदरूनी सतह पर जो है इनका केस लड़ने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, केस दिफाई पोजीशन अपनाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रहे हैं। इतनी तंजीमें काम कर रहे हैं और इतना पैसा जमा हो रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? कौन सी ऐसी जो है चीज़ें हैं जो इतना बड़ा मामला उलझा करके उन नौजवान ना उनके घर वालों को कोई सही तौर पर कोई मुतबादिल पेश किया जा रहा है और ना ही उनको कोई किसी तरह की उम्मीदें दी जा रही है। जिस किसी से भी पूछे कोई सवाल तो सब उल्टे ही जवाब देते हैं, सब उलझाने वाले जवाब देते हैं। ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस पार्टी जो है जिसका इख्तिदार खत्म हो चुका है, जिसकी पहचान और शनाख्त खत्म करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तगोदो कर रही है, खरबा खरब इसके पैसे लगाए जाए इसको ख़त्म करने के पीछे, इसकी शनाख्त को बरकरार रखने में अक़लियतों का और मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार है। इसके बावजूद अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है तो फिर किस मुंह से आप मुसलमान के दर पर जाकर के वोट मांगेंगे? इस तरह के सवालात इस वक्त सोशल मीडिया में किए जा रहे हैं और वाकई में ये सवालात किए जाने चाहिए और बड़े पैमाने पर होने चाहिए। अखबारात में इसको जो है शाये करके लोगों को सवालात उठाना जाना चाहिए कि जिन वादों पर हमें आप जो है लेकर के इक़्तिदार तक पहुंचते हैं, आप हम ही लोगों से नाइंसाफ़ी करते हैं। एक रियासत का मामला नहीं, कई रियासतों का मामला है। बार बार इस तरह की चीज़ें सामने लाती है, कई बार इस जानिब तवज्जो मबजूल किए जाने की कोशिशें होती है। वही जब कुर्सी मिल जाती है, जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वही अकड़, वही घमंड, वही गुरूर, फिर यही गुरूर और घमंड आपको ले डूबता है। जब कुर्सी छिन जाती है तो मुसलमानों की मुंह भर्राई, और जब कुर्सी मिल जाती है तो उससे जो है आप पूरी तरह से अपना मुंह फेर लेते हैं। वह नाज़रीन गिरामी, हिजाब के मामले में खबर आए तो सोचा कि क्यों ना मिलते मिलते सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दूं। मेहनतें कैसे होती हैं आरएसएस से सीखिए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ ने राय दहिंदों के दरमियान अपनी रसाई को बढ़ाने के लिए दारुल हुकूमत में तकरीबन 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स का एहतिमाम किया।
सियासी माहिरीन का ख्याल है कि आरएसएस ने बीजेपी की 27 साल की तवील सियासी जिलावतनी को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया है ताकि दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की नजरियाती मां तंजीम कहा जाता है। दिल्ली में आरएसएस के काम के इलाके को 8 जोनों में तकसीम किया गया था। ये 30 अजला और 173 नगरों यानी छोटे कस्बों की इकाइयों पर मुहित थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर महकमे को हिदायत दी गई थी कि वह दिल्ली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से कबल मकामी इलाकों, दफातर, इदारों, शॉपिंग सेंटर्स, स्कूलों और कॉलेजों में ड्राइंग रूम मीटिंग्स मुनाकिद करें। रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के एक सीनियर कारकुन ने कहा कि मेरे महकमे में संघ के रजाकारों ने तकरीबन 2000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स का एहतिमाम किया, जबकि दीगर वाबस्ता तंजीमों जैसे भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, ऑल इंडिया एजुकेशनल फेडरेशन, हिंदू जागरण मंच और दीगर इकाइयों के कारकुनों की तरफ से तकरीबन 4550 मीटिंगें मुनाकिद की गई। आप कहते हैं कि बीजेपी कैसे आ गई? बीजेपी आती है इस मेहनत से जब आरएसएस मेहनत करती है जमीनी सतह पर। ये कोई हवाई रिपोर्ट नहीं है जो आपके सामने पेश की जा रही है। शहर भर में मुनक्किद होने वाली इन 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इन मीटिंगों के दौरान आरएसएस ने अपने पंच तब्दीली यानी 5 तब्दीलियों पर जोर दिया और कौमी मफाद में बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। इन मीटिंगों में माहौलियाती आलूदगी, खानदानी अक़दार, बदउनवानी, समाजी हम आहंगी और स्वदेशी पर बात हुई। आरएसएस ने दारुल हुकूमत भर में निचली सतह के कारकुनों का एक नेटवर्क तैनात कर दिया। छोटी ग्रुप मीटिंगों के अलावा संघ ने हिकमत अमली से दिल्ली को 30 तंजीमी अजला में तकसीम किया। एक ही वक्त में उन्होंने 1130 मकामात पर मजबूत मौजूदगी कायम की, जिसे वो सर्विस सेटलमेंट्स कहते हैं। ये सेवा बस्तियां संघ के समाजी काम के मराकिज हैं, जहां उससे वाबस्ता कई तंजीमें गरीब और माशी तौर पर कमजोर तबकात के दरमियान काम करती हैं। इनमें कई दीगर हिंदुस्तानी सर्विस तंजीमें भी शामिल हैं। संघ ने इन इलाकों में मजबूत मुदाखलत की है और मकामी बाशिंदों के साथ सरगर्मी से राब्ता कायम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में खासतौर पर 2014 के लोकसभा इंतखाबात के बाद से आरएसएस ने बीजेपी की इंतखाबी मुहिमों में अहम किरदार अदा किया है। हरियाणा के हालिया इंतखाबात में बीजेपी ने 90 से 48 सीटें जीती, जबकि महाराष्ट्र में अजीम इत्तेहाद बीजेपी, शिवसेना, शिंदे धड़े और एनसीपी अजित पवार ने 288 में से 237 सीटें जीती हैं। इन इंतखाबी कामयाबियों के बाद आने वाली इत्तलात के मुताबिक आरएसएस ने इंतखाबी मुहिमों में अपनी अहम शिराकत का सहरा अपने सर लिया है, यानी उन्होंने ग्राउंड सतह पर काम किया है। फरवरी में दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 27 रोजा हाई वोल्टेज मुहिम में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान तल्ख लड़ाई देखने में आई। इन मसाइल में शीश महल बमुकाबला राजमहल, जहरीली जमुना, दुल्हे के बगैर शादी का जुलूस, मुफ्ती स्कीमें और जाती हमले जैसे मौज़ूआत शामिल थे। तो नाज़रीन गिरामी, ये रिपोर्ट जो आरएसएस की इस वक्त सामने आई है, इसे सुनने के बाद आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सी पार्टी इस वक्त जो है दिल्ली में इख्तिदार पर आने वाली है? आप अंदाजा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, झुकी हुई गाहें, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और दिल में गुस्सा और नाराजगी, ये कहानी जसपाल की है। ऐसे बहुत सारे जसपाल अमेरिका से लौटाए गए हैं, जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अमृतसर हवाई अड्डे पर अमेरिका फिजाए के कार्गो तैयारे C-17 से उतरने वाले 36 साला जसपाल जुलाई में अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। यहां तक पहुंचने में 6 महीने लगे। इस दौरान उसने ब्राजील में 5 से 6 माह गुजारे। जैसे ही वो यहां से अमेरिकी सरहद में दाखिल हुए, अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस की नजर उन पर पड़ गई। एक कहानी क्रैश होने वाले अमेरिकी ड्रीम की है, जिसका तैयारा बुध को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। दर्जनों नापसंद चेहरों को उनके वतन वापस लाना, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े चौकीदार के कानून के जरिए बगैर शनाख्त और कागजात के करार दिया गया। उतरी हुई आंखें, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और दिल में गुस्सा और नाराजगी। कहानी हर किसी, हरवेंद्र की, कोई जसपाल की, कोई निकिता की और कोई केतौल पटेल की। सबका एक ही ख्वाब था, अच्छी जिंदगी का। लेकिन ख्वाब ट्रंप की सियासी डिजाइन का शिकार हो गया। ट्रंप, जिसकी कौम परस्ती और अमरीका फर्स्ट की मुतकब्बिराना तशरीह ने अमरीकी लिबरलिज्म को तोड़ दिया, फिर ऐसे दरअंदाजों को यह बताने का मौका कब मिलेगा कि वो अपने ख्वाबों का पीछा करते हुए अपने मुल्क तक कैसे पहुंचे।
अमेरिकी एजेंटों ने उसे किसी नामालूम जगह से उठाया और परेड करवाई। उसकी टांगों में बेड़ियां डाली गई, हाथों में हथकड़ियां लगाई गई, उसे फौज की भारी सामान की गाड़ी में लाद दिया गया। गुरदासपुर के हरदवाल गांव के जसपाल की अमेरिका जाने का कहानी यही है जो जुलाई 2024 में शुरू होती है। जसपाल को अमेरिका पहुंचने में 4400 घंटे यानी 6 महीने लगे, जो दिल्ली से हवाई जहाज से पहुंचने में सिर्फ 25 से 30 घंटे लगते हैं। और फिर जैसे पहुंचे वैसे ही वापस लौटाए गए, सारे ख्वाबों को तोड़ करके। ऐसा ही नहीं, इसके पीछे रुपये भी खर्च हुए, 30 लाख रुपए खर्च किए, 6 माह तक परदेशियों की जिंदगी गुजारी। एजेंट ने उन्हें धोखा दिया। जसपाल का दावा है कि उसके एजेंट ने उसे गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके अमेरिका में दाखिल होने पर मजबूर किया था, ब्राजील के रास्ते गए थे। तो नाज़रीन गिरामी, जब इस तरह की कहानियाँ इस वक्त सुनाई जा रही हैं जो मुख्तलिफ हवालाजात से आ रही हैं, तो ऐसे में यहाँ की हुकूमत जो दावा करती है और कहती है कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे हैं, हम जो बोलते वही हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं पूरी दुनिया में, हकीकी कहानी यही है कि हम अपने नौजवानों की ख्वाबों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो कानूनी दायरे में रह कर के कर रहा है। इससे भी बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है, ये अपोजिशन का मानना है। उधर नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश से खबर आ रही है कि आज़ादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ माहौल इस कदर मुखालिफ हो चुकी है कि उनके घर को मुश्तइल मुजाहिरीन ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि हज़ारों मुजाहिरीन पहले शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंचे, वहां तोड़फोड़ भी की। इधर बांग्लादेश के मारूफ अखबार ढाका ट्रिब्यून ने यह दावा किया कि कार्रवाई दरअसल शेख हसीना की ऑनलाइन स्पीच का रद्द-ए-अमल था जो उन्होंने भारत से की थी। अखबार के मुताबिक मुश्तइल मुजाहिरीन ने बुध की शाम धानमंडी 32 में वाक़ बांग्लादेश के बानी रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर तशद्दुद भरे हमले कर दिए और यूएनबी की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर गेट तोड़कर जबरदस्ती इहाते में दाखिल हुए, तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। अगरचे उन्होंने इब्तिदाई तौर पर 9 बजे खुदाई के जरिए मकान को मुनहदिम करने की धमकी दी थी, लेकिन फिर मुजाहिर ने अपना मंसूबा बदल दिया। तो नाज़रीन गिरामी, शेख हसीना यहां बैठ करके तकरीर कर रही है और इसका असर बांग्लादेश में पहुंच रहा है। और उसके अच्छे असरात हो तो ठीक है, लेकिन आग ही फैलाई जा रही है। वहां थी तो आग लगा रही थी, यहां भी बैठ करके आग लगा रही है। इस तरह के तबसरे इस वक्त सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए, इसराइल से मिलकर ईरान के टुकड़े में नहीं करना चाहता, जौहरी मुआहदे को तरजीह दूंगा। जो कल तक ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे थे कि उनको मारने की अगर कोशिश की गई तो पूरे ईरान को तबाह कर देंगे और पूरे मुल्क को तबाह ताराज करेंगे, वो फिर एक बार यू टर्न लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम ईरान को तबाह या उसको तकसीम करना नहीं चाहते। अजीबो गरीब है, सरफिरा है, जुनूनी है, क्या है पता नहीं है, पल पल में बात बदल जाती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान को टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहते, बल्कि वो तेहरान के साथ मुस्तनद जौहरी अमन मुआहिदा करने को तरजीह देंगे। बुध को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी सदर का मानना था कि मैं चाहता हूं कि ईरान एक अजीम और कामयाब मुल्क बने, लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसके पास जौहरी हथियार ना हो। इनका मजीद कहना था कि इत्तलात कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान को टुकड़ों में तकसीम करना चाहता है, बड़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है। मैं एक ऐसे मुस्तनद जौहरी अमन मुआहिदे को तरजीह दूंगा जिसके तहत ईरान आगे बढ़ सके और खुशहाल हो सके। कल तक जो धमकी दे रहा था वो आज ईरान की खुशहाली की बातें कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने बरतानिया के ऐवान नुमाइंदगान में बात करते हुए जोर दिया है कि बरतानिया 2 रियासती हल की हिमायत करता है। उन्होंने गजा में मौजूदा जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया। स्टारमर का मजीद कहना है कि उन्हें हजारों फिलिस्तीनियों के गजा में मलबे के दरमियान चलते हुए घरों को लौटने की तस्वीर देखकर धचका लगा और एक गजा के लोगों को घर पहुंचने की इजाज़त देनी चाहिए। उन्हें तामीर नौ के लिए वक्त देना चाहिए और उनकी इस तामीर नौ के दौरान मदद करनी चाहिए ताकि एक 2 रियासती हल तक पहुंचा जा सके। नाज़रीन गिरामी, दरअसल बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की उस गुंडागर्दी और दरिंदगी के बयान वाले को मुस्तरद करना था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका गजा पर कब्जा करेगा। तो बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने भी इसको रद्द कर दिया। रूस में क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में कोई बहल उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब 2 रियासती हल को अमली जामा पहनाया जाएगा।
यानी उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को रद्द कर दिया। तुर्की के वजीर खारिजा ने भी इसको रद्द कर दिया और कहा कि तनाज़े का बाइस बन सकता है फिलिस्तीनियों को किसी भी मंसूबे से बाहर रखना। चीन और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बेंस ने भी दो रियासती हल की हिमायत कर दी है। तो यानी कि सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक समेत सब के सब इस गुंडागर्दी को जो ट्रंप ने कल जाहिर करने की कोशिश की थी उसको एक तरफा मुस्तरद कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।